जो कोर्स मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है नेशनल मूवमेंट 1919 टू 1939। हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। कौन कौन से? एक तो 905 टू 1919, ओके, इसमें हम लोग स्वदेशी मूवमेंट कवर करते हैं, एक्ट ऑफ 1909 कवर करते हैं, ओके, ये सभी चीजें हम फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट में कवर करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 1919 से 1939 तक का। 1919 में जो गांधी जी थे उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो स्टार्ट किए थे इंडिया में, जो सत्याग्रह जो उनका फेमस है, जो सत्याग्रह वो स्टार्ट किया था। तो वहां से हम इससे सेकंड फेज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का इसे बोल देते हैं और इस कोर्स में हम यही सेकंड फेज डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड फेज है इंडियन नेशनल मूवमेंट का वो आपका स्टार्ट होता है 1939 से आपका 1947, जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। तो इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 टू 1939। तो इस कोर्स की जो ऑडियंस है वो आपकी है CGL, CHSL, CPO, रेलवे एंड स्टेट PCS। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इस जो कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जब गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से और जब एक्सपेरिमेंट अपने सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो 1915 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1915 में वो उनके जो एक्सपेरिमेंट है 1915 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि तब वो इंडिया आते हैं और उसके बाद वो कुछ टाइम ऑब्जर्व करते हैं कंडीशंस को और उसके बाद जो अपने सत्याग्रह है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि जो भी इवेंट 1919 से 1939 के बीच में हुए हैं। ओके गाइज, तो ये तो कोर्स ओवरव्यू था कि इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे और नेक्स्ट लेसन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारा 1919 की जो अपनी इस कोर्स में हमारी इवेंट्स हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 टू 18 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स इंडिया में आई थी, कि जो इकोनॉमिक जो हमें हार्डशिप देखने को मिली थी, उनसे हम इस कोर्स को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म की ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनल रिसर्जेंस स्टार्ट हुआ था, कि जो फीलिंग है किसकी, नेशनलिस्टिक की, ठीक है, वो क्या आई थी, इंडियन मासेस में आई थी। टुवर्ड द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेरियस फोर्सेस वर एट वर्क इन इंडिया एंड ऑन द इंटरनेशनल सीन। सो आफ्टर द एंड ऑफ वॉर देयर वाज ए रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो एंड ऑफ वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था, उसके बाद जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है इंडिया में वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसके साथ साथ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो भी कॉलोनीज थी, ओके, जो यूरोप की कॉलोनीज थी एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन की, वो सभी उन सभी में ही नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट हुई। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि ये जो नेशनल मूवमेंट्स हुई थी, जो स्टार्ट हुई थी 1919 में, जो हमने फेज देखा है, वो क्यों स्टार्ट हुआ, उसके पीछे रीजन क्या थे। ओके, तो उसके पीछे कई रीजन थे, जैसे कि आपका पोस्ट वार इकोनॉमिक हार्डशिप, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। किसके बाद, 1918 के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, क्योंकि क्या हो गया था, इकोनॉमिक जो क्रंच है वो पैदा हो गया था। इसके साथ साथ वर्कर और आर्टिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ, एजुकेटेड अर्बन क्लास पर क्या इफेक्ट पड़ा, ओके, और जो नेशनलिस्ट डिसइल्यूजनमेंट है, ओके, कि जो नेशनलिस्ट, जैसे हमने पढ़ा था, मॉडरेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि जो मॉडरेट्स थे उनको ये लगता था कि जो इंपीरियलिज्म है वो ठीक है, और वो P3 थ्योरी से, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट की थ्योरी से जो है ब्रिटिशर्स के साथ अपना पॉजिटिव देख सकते हैं। तो वो क्या हुआ, डिसइल्यूजनमेंट हुआ। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप से, कि जो कि सभी इंडियंस थे वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, हार्डशिप एक्सपीरियंस कर रहे थे। कौन से फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्राइजेस थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसके साथ साथ क्या हुआ, रिसेशन हो गया। ओके, रिसेशन क्या है, बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें अब अगर आप उसे लेमैन लैंग्वेज में समझें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डिमांड होती है वो बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इकोनॉमिक जो साइकिल होता है वो ढंग से नहीं चलता है। सो ये सब चीजें हुई। इसके साथ साथ दे नाउ डिमांड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स, ओके, कि जो इंपोर्ट्स थे उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है उसकी डिमांड हुई। और अब इस देखेंगे कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर है उसका इफेक्ट वर्कर्स और आर्टिशन पे
क्या पड़ा। तो ये जो वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं जो लेबर ग्रुप था, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ी, उनको बेरोजगारी फेस करनी पड़ी। अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही थी, इसके साथ साथ क्या हुआ, जो चीजें थी, ओके, जो कमोडिटीज थी, जो रेगुलर यूज की थी, उनके भी जो प्राइसेस थे वो काफी हाई हो गए। तो यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं वो एक साथ हुई। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट थी तो पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, और उसके साथ साथ जो प्राइजेस थे वो हायर हो गए उन लोगों के। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज हुई कि जो पीजेंट्री पे जो टैक्सेशन है वो काफी हाई कर दिया गया, कि जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया। तो इससे हुआ क्या, पहले ही एक तो क्या था, पैसा नहीं था लोगों के पास, जो लोअर सेक्शन है, ओके, जो मासेस हैं, और उसके साथ साथ टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। सोल्जर्स हु रिटर्न फ्रॉम बैटलफील्ड्स अब्रॉड गेव एन आइडिया ऑफ देयर वाइड एक्सपीरियंस टू द रूरल folk। जो रूरल से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिसइल्यूजनमेंट हुआ, उन लोगों को जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको थोड़ा सा जो आउटलुक है उनकी चेंज हुई, क्योंकि जो सोल्जर्स बाहर रहकर आए थे उन्होंने ये बताया कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इन लोगों का हो रहा है। और एजुकेटेड अर्बन क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकंड का, ठीक है, द सेक्शन वाज फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो था ही, ये पीजेंट्स के साथ भी था और ये अर्बन क्लास के साथ भी था। इसके साथ साथ जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी, कहां से, पॉलिटिकल सिनेरियो से, पॉलिटिकल एरिना से, जो पॉलिटिकल गेन मिलने चाहिए थे वो इनको नहीं मिल रहे थे। इसके साथ साथ है नेशनलिस्ट डिसइल्यूजनमेंट विद इंपीरियलिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडरेट्स जो थे उनकी ये थ्योरी थी कि प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट करके वो लोग कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं ब्रिटिशर्स से। उनका ये मानना था अगर हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनका साथ देंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से करेंगे। बट ऐसा नहीं था। Okay, worldwide, the Allied powers to rally the colonies to their side during the war, okay, had promised them an era of democracy and self-determination. तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स भी अलाइड पावर के साथ ही थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बोला कि जो वार जब खत्म हो जाएगी और अगर आप वॉर में हमारा साथ देते हैं तो हम लोग आपको वॉर के बाद एक डेमोक्रेसी और जो सेल्फ गवर्नेंस है वो देंगे। ओके, तो प्रोपेगेंडाज, बहुत सारे जो प्रोपेगेंडाज हैं वो वॉर के टाइम में चले, बट बाद में कोई भी चीज उन्होंने फुलफिल नहीं की। सो आगे कह रहा है वो, सून इट बिकेम क्लियर फ्रॉम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस and other peace treaties that the imperialist power had no intention of losing their hold over colonies। कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें ये पता चल गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कॉलोनीज को वो लोग लूज करें। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, पोस्ट वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन सभी जगह पे, टर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाय, फिलीपींस, इन सभी जगहों पर क्या हुए, प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए, रिसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। फाइन, तो ये सभी चीजें यहां पर हुई। तो यही कारण था कि जो नेशनल रिसर्जेंस है वो स्टार्ट हुआ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में। नेक्स्ट, तो इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस सेशन में हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था नेशनलिस्ट डिसइल्यूजनमेंट। ओके, कि जो नेशनलिस्ट थे उनकी जो पॉलिसीज थी, उनको पता चला कि जो उनकी पॉलिसीज है वो क्या है, वो कोई भी हेल्प नहीं करेगी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में या फिर सेल्फ गवर्नमेंट दिलाने में। इसके साथ साथ रशियन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट हुआ, उसने भी, रशियन रिवॉल्यूशन ने इम्पैक्ट किया किसको, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसको। क्योंकि हुआ क्या था, रशियन रिवॉल्यूशन में जो वर्कर्स हैं, ओके, जो आपका मास है, ओके, मास हम किस में लेते हैं, जो आपका लोअर क्लास होता है, तो जो मास है, जो आपकी पीजेंट्स वगैरह हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी ने क्या किया था, एक आंदोलन किया था, एक रिवॉल्यूशन वो लेकर आए थे। तो जब लोगों ने ये देखा कि रशिया में वर्कर्स के द्वारा रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है, वर्कर के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है, तो ऐसा ही सेम कुछ इंडिया में भी हो सकता है। तो ये जो रशिया रिवॉल्यूशन था, ये इफेक्ट आया। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। ये अक्टूबर रूल, ये एक्चुअली दो रिवॉल्यूशन, रशिया रिवॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट आपका क्या है,
अक्टूबर रिवॉल्यूशन है। तो लिखता है द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ब्रॉट होम द मैसेज दैट इमेंस पावर ले विद पीपल, कि जो नॉर्मल मास है उसमें ही बहुत ज्यादा पावर उसमें छिपी हुई होती है। एंड द मासेस वर कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग द माइटेस्ट ऑफ टेरेंट प्रोवाइडेड दे वर ऑर्गेनाइज्ड, यूनाइटेड एंड डिटरमाइंड, कि अगर जो मास है, जो लोअर स्ट्रेटा के भी लोग हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज वे में प्रोटेस्ट करें, ऑर्गेनाइज वे में अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ें, एक साथ रहें, यूनाइट रहें और डिटरमाइंड रहें, तो वो भी ये जो पावर्स हैं, जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश पावर की, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने, ओके, जिसको हम रशियन रिवॉल्यूशन भी कह देते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोल देते हैं। ये आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप अच्छे से कवर कर लेंगे इस टॉपिक को, ओके, क्योंकि इस टॉपिक में से काफी सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। अब आता है कि बेस्ड ऑन दीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज एनेक्टेड। द मेन फीचर ऑफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर एज फॉलोज, कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से मेन फीचर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थे। तो सबसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, कि जो डायरकी थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ टू, ओके। सो रूल ऑफ टू क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसलर और पॉपुलर मिनिस्टर वाज इंट्रोड्यूस, की ये दोनों चीजें बना दी गई थी। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको कौन हेड करने वाला था? उसको गवर्नर हेड करने वाला था। तो ये दो तरह की डायरकी थी बेसिकली, एक तो इसकी, और एक जो सब्जेक्ट्स थे उनमें भी हमें डायरकी देखने को मिली, कि जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? सबसे पहले तो रिजर्व, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे? जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सभी क्या थे? आपके रिजर्व सब्जेक्ट थे, जिसमें जो लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार था वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को था, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट की। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से थे? जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइड। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे? गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर क्या करता था? अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जिसमें मेनली ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके थ्रू इन चीजों को रन करता था, एडमिनिस्टर करता था। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो कौन एडमिनिस्टर करता था? ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर करते थे। कौन से मिनिस्टर? जो नॉमिनेटेड होते थे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। फाइन, तो इस तरह से दो सब्जेक्ट में जो है, दो पार्ट्स में सारे सब्जेक्ट आपके डिवाइड हो गए थे। कौन कौन से आपके? एक तो रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। इस तरह के दो आपके सब्जेक्ट बन चुके थे। अब बात आगे कहता है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट आल्सो, ओके। तो ये उसी तरह से, जिस तरह से आपका क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, कि जब कोई स्टेट ढंग से एडमिनिस्टर नहीं कर पाता किसी भी स्टेट को, अपनी जो टेरिटरी है, तो वहां पर क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इस तरह से ही जब भी ट्रांसफर सब्जेक्ट अगर लगता था गवर्नर को कि वो ढंग से एडमिनिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो वो ट्रांसफर जो सब्जेक्ट्स थे उनको भी अपने अंडर ले सकता था। एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नर जनरल कुड इंटरफेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट, व्हाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट द स्कोप फॉर देयर इंटरफेरेंस वाज रेस्ट्रिक्टेड। कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो क्या कर सकता था? रिजर्व सब्जेक्ट में अपना इंटरफेयर कर सकते थे, बट जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनमें उनके रेस्ट्रिक्शन का जो स्कोप था वो बहुत ही क्या था? कम था। अब हम बात करते हैं किसकी? लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर जो था, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी प्रोविंशियल वाली, ओके, दो तरह की थी, आपको समझना पड़ेगा, सेंटर और प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थी उनको एक्सपेंड कर दिया गया, ओके। और जो 70% ऑफ मेंबर्स थे वो अब क्या थे? इलेक्ट होने वाले थे, ओके। और वुमेन्स को भी क्या दे दिया गया? राइट टू वोट वुमेन्स को भी यहाँ पे दे दिया जाता है। The legislative council could reject the budget, but the governor could restore it if necessary। कि जो legislative council अगर बजट को रिजेक्ट कर देती है तो गवर्नर क्या उसको रिस्टोर कर सकता था। और legislator enjoyed freedom of speech, कि freedom of speech का भी अधिकार उनको दिया गया।
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या थी, विदाउट रिस्पॉन्सिबल। जैसे अब हमें पता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, तो ऐसा उस टाइम में कुछ भी नहीं था। ओके गाइस, तो इसमें हमने पढ़ा मेनली मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट की और गांधी जी के इमरजेंसी की। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चेंजेस हुए थे, या फिर क्या क्या जो एग्जीक्यूटिव के फीचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। तो जो गवर्नर जनरल था वो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसका क्या थे, हेड होता था। ओके, तो दो लिस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में ही बताया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल की। जो सेंट्रल लिस्ट में अलग तरह के वर्क आते थे और प्रोविंशियल में अलग तरह के वर्क आते थे। इसके बाद जो वायसराय होता था और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वो कितनी होती थी, वो उसमें 8 मेंबर्स होते थे। ओके, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जिनमें से 8 में से 3 जो हैं वो इंडियंस हो सकते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 में से 3 इंडियंस होने का यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट है। क्या सिग्निफिकेंट है कि मान लो 3 में से अगर 8 इंडियन हैं, अगर 8 में से 3 इंडियंस हैं, तो कभी भी इंडियंस के द्वारा इंडियंस का मेजोरिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी बिल आता है तो उसमें होता क्या है, अगर हम वोटिंग करते हैं तो मान लीजिए अगर तीनों जो इंडियंस हैं अगर उनको ये लगता है कि ये इंडियंस के अगेंस्ट बिल है तो वो लोग वोटिंग अगेंस्ट में करेंगे, बट 3 सिर्फ वो वोट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी तरफ से 5 वोट होंगे और वो लोग उस बिल को पास करा लेंगे। तो इसलिए ही इसका सिग्निफिकेंट ये है कि कभी भी जो इंडियंस हैं उनको मेजोरिटी नहीं दी गई, ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं दी गई। एंड द गवर्नर जनरल रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट इन द प्रोविंसेस, की जो प्रोविंसेस थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा सेंट्रल और प्रोविंसेस करके 2 लिस्ट थी, तो जो प्रोविंसेस वाली लिस्ट थी, जो प्रोविंस वाले लेजिस्लेचर था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, उसमें जो गवर्नर जनरल था उसका पूरा कंट्रोल था। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें हमने लास्ट लेसन में देखा था 2 तरह के सब्जेक्ट थे, एक हमने यहाँ पे बात की रिजर्व और दूसरा क्या था, transferred. And the Governor General could restore cuts in grants, certify bill rejected by central legislature and issue ordinance. तो गवर्नर जनरल क्या क्या कर सकता था कि जो ग्रांट्स में कट लगे हैं उनको रिस्टोर कर सकता था, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने बिल रिजेक्ट कर दिए हैं उनको सर्टिफाई कर सकता था, और ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकता था। और देखते हैं और लेजिस्लेचर में, अभी तो हमने किस में देखा, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव में देखा, और अभी हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर में क्या हुआ था। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जैसे कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ओके, सो द लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लोअर हाउस को क्या कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता था, और अब क्या कहा जाता है, लोकसभा उसको कहा जाता है। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें कितने मेंबर्स थे, 144 मेंबर्स थे, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड और 103 इलेक्टेड। ओके, ये नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने जनरल थे, कितने मुस्लिम्स थे, कितने सिख्स थे, ठीक है। और अपर हाउस में 60 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 26 नॉमिनेटेड और 34 इलेक्टेड आपके। ओके, तो इस तरह से क्या था, एक बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट, ओके, द काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कह रहा है, ये अपर हाउस को कह रहा है। ओके, तो काउंसिल ऑफ स्टेट हैड ए टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। ओके, तो काउंसिल ऑफ स्टेट का सिर्फ 5 इयर्स का टेन्योर था, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स जिसमें होते थे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी, जो लोअर हाउस होता था, उसका जो टेन्योर है वो कितना रहता था, वो आपका 3 साल का रहता था। इसके बाद लेजिस्लेचर्स could ask question and supplementaries, तो जो लेजिस्लेचर्स थे, ओके, यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है, ठीक है। जिस तरह से क्या होते हैं आपके एमपीज होते हैं, ओके, तो लेजिस्लेचर्स जो थे वो क्या क्वेश्चंस को पूछ सकते थे और सप्लीमेंट्रीज भी पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री में आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है सप्लीमेंट्री, और एक बजट का एक पार्ट पे, एक डिफाइंड पार्ट पे वो लोग वोट भी कर सकते थे। बट क्या था कि स्टिल 75% ऑफ बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल, कि वो जो पार्ट था वो सिर्फ 25% था। तो ये क्या हुआ, एक इनसिग्निफिकेंट आपका जो सेक्शन है, सिर्फ उसी पर ही वोट किया जा सकता था। तो ये सब चीजें थी। अब ड्रॉबैक हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 19
19 आया, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, एक तो फ्रेंचाइजी क्या थी, काफी लिमिटेड थी। उसके बाद क्या हुआ, लेजिस्लेचर का कोई भी कंट्रोल नहीं था, ना तो गवर्नर जनरल पे और ना उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे, तो इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, कि जिस तरह से डिवीजन की गई थी सब्जेक्ट की, कौन कौन से आपके, एक तो रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड, इस ये जो दो आपकी कैटेगरी बनाई गई थी सब्जेक्ट की, वो क्या थी, सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। इसके साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे एलोकेशन ऑफ सीट फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर टू प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन इंपोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस, की जो आपका भेदभाव है वो यहाँ पर दिखा था। जैसे कि पंजाब की मिलिट्री इंपॉर्टेंस है, बॉम्बे की कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसी के ही बेस पर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंसेस में जो सीट्स हैं वो इस तरह से ही आपकी डिवाइड की गई थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, द प्रोविंशियल मिनिस्टर हैड नो कंट्रोल ओवर फाइनेंस। ओके, तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो फाइनेंस, जो कि मेजर हिस्सा है जिससे आप कुछ चेंज ला सकते हैं, वहां पर भी आपका कोई कंट्रोल उनका नहीं था। अब व्यूज क्या थे, ये जो एक्ट आया था, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई एक्ट आता है तो उस पे जो नेशनलिस्ट थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, उनके व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फोर्ज फ्रेश लेटर फॉर द पीपल, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्या हुआ, ये एक तरह की क्या है, फोर्जरी है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर ओनली अ मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड ऑफ प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड, की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ पहले हो रहा था उसी को ही करने का एक नया मेथड ब्रिटिशर्स ने निकाल लिया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये दोनों व्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड कर्जन और पी रॉबर्ट्स वाले जो व्यूज हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। और कांग्रेस का क्या रिएक्शन था इस बात पे, द कांग्रेस मेट इन अ स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 एट बॉम्बे अंडर हसन इमाम्स प्रेसिडेंसी एंड डिक्लेयर द रिफॉर्म्स टू बी डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी, कि जो 1918 का जो उनका सेशन हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ, उसमें इस रिफॉर्म्स को डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फैक्टरी कहा गया। ओके गाइस, तो ये तो हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और व्यूज क्या क्या उसके बारे में जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने दिए। रॉलेट एक्ट की और गांधी जी के एमरजेंस की गांधी जी ने किस तरह से अपनी जो फाइट है वो स्टार्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि किस तरह से जब वो इंडिया आए तो वहां पर क्या क्या हुआ। सो रॉलेट एक्ट एक्चुअली था क्या, रॉलेट एक्ट पास हुआ मार्च 1919 में। ओके, सो ये रॉलेट एक्ट तब भी पास हुआ जबकि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे उनके जो उसका जो हर इंडियन मेंबर था, ओके, उन सभी ने इस एक्ट को अपोज किया था, रॉलेट एक्ट को, बट तब भी ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकती थी, कन्विक्शन के जो उस पे चार्जेस जो थे वो लगा सकती थी और उसको उसके लिए कोई भी रीजन की जरूरत नहीं थी। तो हम नटशेल में ये कह सकते हैं जो हैबस कॉर्पस है, ओके, हैबस कॉर्पस आपको पता होगा जब आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो हैबस कॉर्पस के थ्रू होता क्या है कि जो भी अगर किसी को भी आप कॉन्विक्ट करते हैं, किसी को भी अगर आप जेल में रखते हैं तो 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको कोर्ट के सामने आपको ले जाना होता है ताकि जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे चल सके और वो जो अपना पक्ष है वो कोर्ट के सामने रख सके। इस तरह से आप किसी को भी गिल्टी नहीं करार दे सकते। सो ये जो एक्ट था इसने हैबस कॉर्पस जो है उस राइट को खत्म कर दिया। सो दिस एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन, ओके, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि बिना कोई ट्रायल के, कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है कुछ नहीं हुआ, thus enabling the government to suspend the right of habeas corpus, की जो habeas corpus है उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, which had been the foundation of civil liberties in Britain, कि जो बेसिकली habeas corpus क्या आपका, जैसे उस टाइम क्या था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो जो ब्रिटेन में जो habeas corpus था वो बेसिकली क्या करता था, सिविल लिबर्टीज को देता था, कि जो सिविक लोग हैं उनकी जो लिबर्टीज हैं वो क्या हो, हर्ट ना हो, और की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये जो एक्ट था
ये यही कहता है कि किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल आप कन्विक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि इमर्जेंस ऑफ गांधी की, कि गांधी जी का जो कैरियर है, ओके, कैरियर जब हम लेते हैं तो उनके हम सोशल एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने किया, तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं ओवरव्यू, क्या क्या हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उनका कि बोर्न कब हुए, 2 अक्टूबर 1869 में। ओके, कहाँ पर, काठियावाड़, जो प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़ था गुजरात में। आपको पता है क्या होते थे उस टाइम, प्रिंसली स्टेट्स होते थे। उसके जो फादर थे, गांधी जी के जो फादर थे, वो मिनिस्टर थे उस स्टेट के। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गांधी जी जो आते हैं वो काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। इसके बाद जो उनकी स्टडी थी इंग्लैंड में हुई, इंग्लैंड में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, और उसके बाद वो कहाँ गए, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए अपने एक केस से रिलेटेड, जिसमें उनके जो क्लाइंट थे वो थे दादा अब्दुल्ला। ओके, तो साउथ अफ्रीका में उनके साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनको इस सोशल एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर आया कि वो सत्याग्रह की बात करें और लोगों के लिए लड़ें। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिज्म जो है उसको एक्सपीरियंस किया, कि जो कि वर्ण के आधार पर, कलर के आधार पर भेदभाव होना, तो उसे हम रेसिज्म कहते हैं। रेसिज्म उन्होंने वहां पर फील किया, और उसके कारण जो ह्यूमिलिएशन हुई वो उन्होंने फील की। Then he decided to stay in South Africa to organize the Indian workers to enable them to fight for their rights। कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो साउथ अफ्रीका में ही रहकर वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको, उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनके जो राइट्स हैं उनके लिए उसको एस्पायर करेंगे, उनके लिए उनको अब एक कह सकते हैं कि जागरूक करेंगे। तो he stayed there till 1914। ओके, 1914 तक वो कहाँ पे रहे, साउथ अफ्रीका में रहे, और उसके बाद वो इंडिया आए। अब जो इंडियंस हैं साउथ अफ्रीका में उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो जो इंडियन लेबर्स थे, ओके, मेनली फ्रॉम हैड माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1819। ओके, 1890 के बाद जो कि साउथ अफ्रीका माइग्रेट हो गए थे। उसके बाद आते हैं मर्चेंट्स, जो बेसिकली क्या, जो मर्चेंटाइज में डील करते थे वहां पर। और उसके बाद आते हैं वो लेबरर्स जो कि अपने चिल्ड्रंस के साथ साउथ अफ्रीका जो है सेटल हो गए थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। तो ये सभी जो थे वो क्या थे, मोस्टली इलिटरेट थे, और उनको इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं थी। अब यहाँ पे ये चीज जरूरी हो जाती है कि उनको इंग्लिश की जब कोई नॉलेज नहीं थी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने राइट के लिए आवाज कैसे उठा सकते थे। तो ये भी एक चीज है कि उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, एंड दे वर डिनाइड द राइट टू वोट, जैसे कि हमने पहले भी बात की, दे कुड रिसाइड ओनली इन प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस। ओके, तो ये भी क्या था, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था कि उनके लिए जो लोकेशंस थे वो फिक्स थी कि वो लोग सिर्फ यहीं पर ही रह सकते हैं। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वो इंडियंस जो इन सभी कैटेगरीज में थे, और मोस्टली सब वही थे। तो जो कॉलोनीज उनके लिए प्रिस्क्राइब थी वो क्या थी, बेसिकली कंजस्टेड थी, और वहां पर साफ सफाई नहीं थी। ओके, तो ये सब चीजें वहां पर थी, सैनिटरी कंडीशंस जो थी वो अच्छी वहां पर नहीं थी। In some colonies, Asian and Africans could not stay out of door after 9 PM। ओके, कि 9 PM के बाद वो बाहर नहीं रह सकते थे, वो फुटपाथ का यूज नहीं कर सकते थे। तो ये सभी चीजें वहां पर थी। तो उसके बाद जो गांधी जी का स्ट्रगल था वहां पर वो स्टार्ट हुआ, और सबसे पहला जो फेज था उसका वो था मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल। इन जैसे कि हमने जब भी हम मॉडरेट वर्ड का यूज करें तो आप ये समझ जाइएगा, इसमें क्या होता है कि जो विरोध करने का हमारा तरीका होता है वो बहुत ही लिबरल होता है, कि हम पिटीशन के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू अपना जो विरोध है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस फेज गांधी जी रिलाइड ऑन सेंडिंग पिटीशंस एंड मेमोरियल्स टू अथॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। जैसे कि हमने मॉडरेट फेज में पढ़ा था कि जो इंडियन लीडर्स थे, इंडियन मॉडरेट लीडर्स थे, वो करते थे। तो ऐसे ही गांधी जी करते थे कि जो पिटीशंस उनको भेजी या फिर प्रोटेस्ट किया, और इसी होप में कि जो अथॉरिटीज हैं वो एक्शन लेंगी, अथॉरिटीज जो हैं वो सही और गलत में डिफरेंस पहचानेंगी और जो अपना डिसीजन है उसको चेंज करेंगी। तो ये सारे जो तरीके हैं ये उन्होंने अपनाए। इसके बाद गांधी जी ने दूसरा फेज था
स्ट्रगल का, उसमें पैसिव रेजिस्टेंस या फिर सत्याग्रह का जो रूट है वो अपनाया, और वो फेज चला 1906 से 1914 में। ओके, जिसमें पैसिव रेजिस्टेंस जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस की, जो कि अब टैक्स का ना भरना और जो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करना, ओके, ये सभी चीजें पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह के अंडर हम रख सकते हैं। तो इस तरह के दो फेजेस में जो गांधी जी ने अपनी साउथ अफ्रीका के जो एक्सपेरिमेंट है वो वहां पर किए, और साउथ अफ्रीका में जो एट्रोसिटीज हो रही थी उनके खिलाफ वहां पर आवाज उठाई। पहला काम था गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में किया वो था सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब जो साउथ अफ्रीका था उसमें एक लेजिस्लेशन पास हुआ था। लेजिस्लेशन क्या था वो एक्चुअली, कि जो भी इंडियंस थे, इंडियंस की बात भी नहीं यहाँ पर, जो भी कॉलोनियल जैसे कि एशियन अफ्रीकन जो भी थे, उन लोगों को जो अपना सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो बेसिकली अगर आप सर्टिफिकेट जो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होता क्या था, इन लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो होते थे जिस तरह से आपके आधार में होते हैं। तो लेजिस्लेशन ये था कि जब भी जो इंडियंस हैं, जो अफ्रीकन हैं, वो जब भी बाहर जाएं या जब भी वो उनके पास हमेशा ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो क्या था, अदरवाइज वो एक ऑफेंस माना जाता था। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने क्या किया, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और सभी लोगों ने, ओके, जो भी इंडियंस गांधी जी को फॉलो करते थे, जो गांधी जी की लीडरशिप में बिलीव करते थे, उन सभी इंडियंस ने पब्लिकली अपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं उनको जला दिया, उनको बर्न किया। सो यहाँ पर देख लेते हैं, ए न्यू लेजिस्लेशन इन साउथ अफ्रीका मेड इट कंपल्सरी फॉर इंडियंस टू कैरी ऑल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देयर फिंगरप्रिंट्स। फाइन, ये हमने बात की। ओके, सो गांधी जी लीडरशिप डिसाइडेड नॉट टू सबमिट टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी मेजर, की जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम इनके खिलाफ क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। सो उसके बाद उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो थे उन सभी की क्या हुई, बर्निंग हुई, उन सभी को गांधी जी की लीडरशिप में जला दिया गया। ओके, सो लेटर द अथॉरिटीज यूज्ड डिसीट टू मेक दीज डेफिएंट इंडियंस रजिस्टर देमसेल्फ, की उन्होंने कुछ ना कुछ चालाकी करके कि जो इंडियंस हैं वो अपने आप को क्या करें, रजिस्टर कर लें। सो जैसा कि हमने शुरू में भी बताया कि गांधी जी की लीडरशिप में ये सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जला दिए गए, और उसका रीजन क्या था, उनका रीजन ये था कि अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए, कि जो अपना एंगर है, अपना जो ये दिखाने के लिए कि आप उनसे सहमत नहीं हैं, अपना डिसेंट शो करने के लिए ये सभी चीजें की गई। एंड कैंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इशू क्या था। Okay, so earlier campaign was widened to include protest against a new legislation imposing restriction on Indian migration, कि जो इंडियन माइग्रेट होकर अफ्रीका आ रहे थे उन पर क्या लगा दिया गया था, उन पर इम्पोजिशन लगा दी गई थी, उन पर बैन लगा दिया गया था। So Indian defied by this law by crossing over from one province to another and by refusing to produce license. Okay, so और इसके साथ साथ क्या हुआ, जो कुछ इंडियंस थे उनको भी क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो इन सब के अगेंस्ट भी क्या किया, गांधी जी ने जो है अपनी लीडरशिप से इन सभी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, जो टॉलस्टॉय फार्म है उसकी जो स्थापना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन जब भी आएगा कि अगर इस फॉर्म्स में आ जाता है, अगर वनडे एग्जाम है आपके, तो कि टॉलस्टॉय जो फॉर्म था वो कहां पर था, सबसे पहला फॉर्म कहां पर इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी। ओके, और इसके साथ साथ ये भी आ सकता है कि जो टॉलस्टॉय फार्म है वो किसने एस्टेब्लिश किया था। तो ये सभी जो आंसर हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। And next is, as it became rather difficult to sustain the high pitch of struggle, गांधी जी decided to devote all his attention to the struggle। कि जैसे गांधी जी क्या थे, गांधी जी तो वहां पर क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे क्योंकि वो लॉयर थे। बट गांधी जी ने जब देखा कि इन सभी चीजों के साथ वो क्या है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल पर ही पूरी तरह से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। ओके, और जो
आप जो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कम कर दिया या खत्म कर दिया. सो द टॉल्स्टॉय फार्म वाज मेंट टू हाउस द फैमिलीज ऑफ द सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपका ये टाइपिंग मिस्टेक है. सो टोल्स्टॉय फार्म वाज मीन टू हाउस द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रही. ओके, जो सत्याग्रही जो होते थे उनकी फैमिली को रुकने के लिए, ओके, जो भी अब स्ट्रेटजी सेट करते हैं उन सभी के लिए जो टोल्स्टॉय फार्म है उसका यूज किए जाने लगा. टू गिव देम ए वे टू सस्टेन देमसेल्व्स, कि जैसे कि जब भी आप कोई भी मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो अपनी जो एजेंडास है उनको सेट करता है तो उसके लिए कोई ना कोई आपके पास जगह जरूर होनी चाहिए. तो वही जो टॉल्स्टॉय फार्म है वो इसी यूज में आने लगा. अब नेक्स्ट क्या किया गांधी जी ने? सो दे स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस. की जो पोल टैक्स था, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्या था. ए पोल टैक्स ऑफ 3 pounds वाज इम्पोज्ड ऑन ऑल एक्सपेंडिचर डिक्लूजन ऑफ डिमांड फॉर द एबोलिशन ऑफ पोल टैक्स. तो इस टैक्स में दिक्कत क्या थी कि जो पुअर इंडियंस हैं उन पे जो टैक्स लगा था, ये जो वो पुअर इंडियंस को बहुत हार्म करने वाला था, क्योंकि 10 शिलिंग्स हैं वो सिर्फ वो मंथ में कमाते थे, अर्न करते थे, पर जो टैक्स था वो कितने का था? 3 pounds का था. ओके, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी किसमें? पोल टैक्स में. और उसके बाद क्या हुआ? ये ये कह सकते हैं कि ये जो भी जो इशू है वो चल रहा था, उसमें फायर का काम किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने, जिसने क्या किया? जो सारी जो मैरिजेस थी जो कि क्रिश्चियन राइट्स के थ्रू नहीं हुई है, जो क्रिश्चियन रूल्स के थ्रू नहीं हुई है, उन सभी को क्या कर दिया? इनवैलिडेट कर दिया. उन सभी की जो वैलिडिटी है उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया. ओके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा. तो ये 2 इश्यूज थे जिनके खिलाफ क्या किया? गांधी जी ने आवाज उठाई. ओके, तो यहां पर हमने देखा कि क्या क्या चीजें हुई कि एक तो जो इंडियन माइग्रेशन है उनके खिलाफ जो रेस्ट्रिक्शन हुई थी उसके खिलाफ जो है कैंपेन हुआ, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो थे उनके अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ, टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया गया, पोल टैक्स, इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज, इन सभी के खिलाफ जो है गांधी जी ने काम किया. तो सबसे पहले हम लेसन को स्टार्ट करेंगे गांधी जी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका से, कि गांधी जी को क्या क्या एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका में हुआ. तो सबसे पहला तो ये गांधी जी को ये पता चला कि जो मासेस है, ओके, उनमें जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है और वो अपने कोज के लिए सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हैं. सबसे पहली चीज तो गांधी जी को ये एक्सपीरियंस हुआ. सेकंड एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो गांधी जी हैं वो जो मास है, जो लोग हैं, उनको एक साथ ला सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्लास और जेंडर. ओके, सो उनकी जो लीडरशिप है उन पर गांधी जी उस पर गांधी जी को अपनी भरोसा हुआ, अपनी लीडरशिप पे. इसके साथ साथ एक और चीज जो गांधी जी ने महसूस की वो ये कि जो लीडर्स हैं, ओके, जो लीडर्स हैं उनको जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो भी लेने पड़ते हैं. He also came to realize that at times the leaders have to take decision unpopular with their enthusiastic supporters, कि कुछ ऐसे डिसीजंस भी लीडर को लेने पड़ते हैं जो उसके सपोर्टर हैं उनको पसंद ना आए. ओके, इसके साथ साथ गांधी जी जो अपना एक डिफरेंट स्टाइल था लीडरशिप का उसको भी इवोल्व करने में कामयाब रहे थे. तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो गांधी जी को साउथ अफ्रीका में मिले. इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह की. जो सत्याग्रह की टेक्निक है उसके बारे में हम बात करते हैं. सो गांधी जी इवोल्व्ड द टेक्निक ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका. तो ये 2 चीजों पे बेस्ड थी. किस पे? ट्रुथ और नॉन वायलेंस. इन दोनों ही चीजों पे, इन दोनों ही टेनेट्स पे जो गांधी जी थे उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया कि हमेशा सच बोलना है और जो दंगा है, हिंसा है, वो नहीं करनी है. सो उसके अलावा और क्या क्या कहा गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में. सो इस सत्याग्रही कौन है? जो सत्याग्रह करता है. सो इट सत्याग्रही वाज नॉट टू सबमिट टू व्हाट ही कंसीडर्ड एज wrong but was to always remain truthful, non-violent and fearless. कि जो सत्याग्रही है उसको क्या करना है? हमेशा ट्रुथफुल रहना है, नॉन वायलेंट रहना है और फियरलेस रहना है, और उसको हमेशा सफरिंग को एक्सेप्ट करने को उसे हमेशा वो तैयार होना चाहिए. सो ही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द एविल डूअर. कि जो
एविल कर रहा है, जो बुराई कर रहा है, उसके अगेंस्ट, ठीक है, वो जो सफरिंग है उसको जो मिल रही है उससे, उसको एक्सेप्ट करने को हमेशा तैयार उसे रहना चाहिए। ओके, अब वो कहता है कि ये जो सफरिंग आपको मिल रही है वो पार्ट है किसका, जो आपके लिए, जो सच के लिए आपका प्यार है उसी का ही ये एक पार्ट है। सो द सफरिंग वाज टू बी पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रुथ, तो ये उसने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सत्याग्रह है उसको सिर्फ वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो बहादुर हैं। सो ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह विच वाज नॉट फॉर द वीक एंड कॉवर्ड्स। सो कि जो सत्याग्रह है वो कायर लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका रीजन ये भी था कि जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, सत्याग्रह की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह का ये कि जो प्रोवोकिंग जो ये स्टेटमेंट है वो भी जी इसको हम माना जा सकता है। सो आगे गांधी जी कहते हैं इवन वायलेंस वाज प्रेफर्ड टू कॉवर्डिस, कि जो वायलेंस है वो ही अब वो प्रेफर है किससे, जो कायरता है उससे ज्यादा। तो ये सभी चीजें थी जो हम सत्याग्रह के बारे में कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो गांधी जी थे, ओके, वो उनका जो इंडिया में जो उनकी सोशल एक्सपेरिमेंट रहे वो किस प्रकार के रहे, और जो गांधी जी जब इंडिया में आए तो उसके बारे में हम कुछ चीजें देखेंगे। तो हमने ये देख लिया था कि गांधी जी 1914 1915 तक कहाँ पे रहे थे, आपके साउथ अफ्रीका में रहे 1914 तक। और वो जनवरी 1915 में, ये आपसे ईयर जो है पूछा जा सकता है, मंथ तो बहुत कम ही मेंशन होता है ऑप्शन में। तो अगर ईयर भी आपको याद है तो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो गांधी जी थे वो इंडिया वापस कब आए थे। सो गांधी जी जनवरी 1915 में वापस आ गए थे। हिज एफर्ट इन साउथ अफ्रीका वर वेल नोन नॉट ओनली अमंग द एजुकेटेड बट आल्सो अमंग द मासेस, कि जो उनके एफर्ट थे वो सिर्फ एजुकेटेड में ही नहीं बल्कि जो मासेस हैं, जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, उनमें भी काफी पॉपुलर थे। अब जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक साल तक अभी कोई भी सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, और एक साल तक जो भी कंट्री में चल रहा है उसको सिर्फ एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से चीजों को अच्छे से यूज किया जा सकता है। ओके, सो यही वो यहाँ पर बता रहा है। ओके, और उन्होंने डिसाइड किया कि जब जो चीजें हैं वो इस फेवर में होंगी कि सत्याग्रह लॉन्च किया जा सके, तो वो तब जो है वो सत्याग्रह को यूज करेंगे एज अ टूल। So he thought that it was not the best time to agitate for home rule when British was in middle of war। कि हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 1915-16 की, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो क्या था, इन मिडल ऑफ वॉर था। कौन सी वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसका क्या टाइम पीरियड है 1914 से 1918। He was convinced that the only technique capable of meeting the nationalist aim was a non-violent सत्याग्रह, कि जो हमें आजादी दिला सकता है, नेशनलिस्ट का एम क्या था कि जो इंडिया है उसको आजादी दिलाना, तो वो सिर्फ एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह के थ्रू ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग 1917 एंड 18 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल, तीन स्ट्रगल थे। कौन कौन से, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ओके, ये सबसे पहले सोशल एक्सपेरिमेंट थे, ये इसी लाइन में हुए थे। सबसे पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ये आपको लाइन से लगाने को भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और उसके बाद उन्होंने रोलेट सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट किया, पर रोलेट सत्याग्रह से पहले चंपारण, अहमदाबाद और जो खेड़ा था वो स्टार्ट किया गया था। तो इन्हीं तीनों को, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा को हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट। सो हम इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से। ओके, तो चंपारण जो सत्याग्रह था कब हुआ था, सबसे पहले तो हमें डेट याद रखनी है 1917 में। तो अब इसमें हम सबसे पहले तो देख लेते हैं इशू क्या था, कि किस कारण से चंपारण सत्याग्रह करना पड़ा। तो यहाँ पर आप एक चीज पढ़ेंगे, तिनकठिया सिस्टम। अब तिनकठिया सिस्टम होता क्या था, तिनकठिया सिस्टम में बेसिकली क्या है, 3 का मतलब होता है 3, और कठिया क्या है, ये एक यूनिट है लैंड की। तो कठिया का मतलब होता है एक यूनिट है, ये बेसिकली जो मेजरमेंट है लैंड की, हम उस टाइम में कठिया में उस एरिया में की जाती थी। तो जो आपके यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो जो इंडियन पीजेंट्स हैं उनको फोर्स करते थे कि जो 3/20 पार्ट है, ओके, यानी कि जो 3 पार्ट है किसका, पूरे जो अगर हम 20 में डिवाइड कर लें उस लैंड को, तो उसके 3 पार्ट पर आपको इंडिगो जो है वो ग्रो
करना पड़ेगा। ऐसा क्या था, ये ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, फोर्स करते थे इंडियन पीजेंट्स को। अब ये देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कि जो अगर इंडिगो कहते थे वो, तो इंडिगो में प्रॉब्लम क्या थी। अब इसमें कुछ मेन दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कतें थी, सबसे पहले तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो इन लोगों से हाई रेंट लेते थे, और ठीक है इलीगल तरीके से। अब क्यों लेते थे, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमाइज हो सके। और इसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि जो भी अपनी प्रोड्यूस है उसको उसी प्राइस में बेचें जिस प्राइस में यूरोपियंस चाहते हैं। तो इसमें क्या था, ज्यादा से ज्यादा फायदा किसका होता था, यूरोपियन प्लांटर्स का होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था, बट जो इंडियन पीजेंट्स हैं उनका कोई भी फायदा नहीं होता था। और जो अगर वो दूसरी क्रॉप उगाना चाहते थे तो उनको दूसरी क्रॉप उगाने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से वो लोग एक, आप कह सकते हैं, सर्कल में फिक्स हो गए थे जो हमारे पीजेंट्स थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए राजकुमार शुक्ला, ये नाम आप याद रखेंगे कि जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि इस इशू पे आप कुछ करिए। ओके, सो गांधी जी ने क्या किया अब ये देख लेते हैं। सो व्हेन गांधी जी ज्वाइन नाउ बाय राजेंद्र प्रसाद, मेजर हलक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ये सभी गांधी जी के क्या थे, साथ थे जब वो इस मैटर की जांच करने पहुंचे। ओके, तो अथॉरिटीज ने क्या कहा कि अथॉरिटीज ने गांधी जी और उनके जो भी ये साथी थे, राजेंद्र प्रसाद जिनमें मेन थे, उन सभी को वो एरिया वैकेट करने के लिए बोल दिया। ओके, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि हम लोग ये एरिया जो है उसको खाली नहीं करेंगे, और चाहे आप हमें कोई भी जो पनिशमेंट है वो दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने सत्याग्रह में बात की थी कि जो सफरिंग है उसके लिए सत्याग्रही हमेशा तैयार होना चाहिए। तो गांधी जी तैयार थे किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या शो किया, एक पैसिव रेजिस्टेंस शो किया, एक सत्याग्रही शो किया। तो हुआ क्या, लास्ट में जो अथॉरिटीज थी उनको पीछे हटना पड़ा। ओके, अथॉरिटीज को पीछे हटना पड़ा, और फिर जो अथॉरिटीज थी वो एग्री हो गई, और उन्होंने क्या किया, एक इंक्वायरी फिक्स कर दी कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए इस मैटर में। तो गांधी जी ने क्या करी, गवर्नमेंट है उसने क्या करा, एक कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे, और उस कमेटी में जो अथॉरिटीज है वो गांधी जी उनको कन्विंस करा पाए कि जो तीन कटिया सिस्टम है वो खत्म हो जाना चाहिए, और अभी तक जो तीन कटिया सिस्टम की वजह से नुकसान पीजेंट्स को हुआ है उसका कंपनसेशन भी जो है वो पीजेंट्स को मिलना चाहिए। तो बाद में क्या हुआ कि जो 20% वो है कंपनसेशन, जो मनी है वो जो पीजेंट्स हैं उनको दे दी गई, और एक डेकेड में, क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है, 8 to 10 इयर्स में जो प्लांटर्स थे उन्होंने उस एरिया को भी छोड़ दिया, और जो तीन कटिया सिस्टम था वो क्या हो गया, एबोलिश हो गया। सो गांधी जी ने यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट बैटल थी सिविल डिसोबीडियंस की, सत्याग्रह की, वो यहाँ पर जीत ली थी। सो गांधी जी हैड वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। तो हम जब पूछा जाता है कि पहली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रही मूवमेंट जो कौन सी थी इंडिया में जो गांधी जी द्वारा चलाई गई, तो आप क्या नाम देंगे, चंपारण सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट जो इवेंट हुआ वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इशू को देखेंगे कि इशू क्या हुआ था यहाँ पर। सो इशू क्या था, प्लेग बोनस का था, कि उस टाइम में जो था प्लेग फैला हुआ था और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसके लिए जो बोनस है वो वर्कर्स मांग रहे थे, और गांधी जी ने वर्कर्स से बोला कि जो आप स्ट्राइक पे जाओ और 35% इंक्रीज की मांग करो जो भी आपके वेजेस हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर्स थे, ओके, जो फैक्ट्री मालिक थे, जो एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 20% इंक्रीज इनको देंगे वेजेस में। ओके, वेतन में सिर्फ 20% इंक्रीज देंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद गांधी जी ने वर्कर्स से कहा कि आप नॉन वायलेंट स्ट्राइक आप करोगे। ओके, तो इस स्ट्राइक के बाद जो थे वो जो आपके कंपनी ओनर्स थे वो मान गए, फैक्ट्री ओनर्स, और उन्होंने 35% जो इंक्रीज था वेजेस में वो कर दिया। तो ये गांधी जी की क्या थी, सेकंड विन थी, जो कहां पर हुई, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। और नेक्स्ट जो आता है
खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह का हम देख लेते हैं इशू क्या था। खेड़ा सत्याग्रह का इशू ये था कि उस टाइम ड्रॉट जो है, सूखा जो है वो वहां पर पड़ा हुआ था और उसके साथ साथ जो था पीजेंट्स के लिए जो उनका टैक्स था वो बढ़ा दिया गया था। तो ये सभी चीजें थी, तो इसी बेसिस पे कि उनका जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाए, क्योंकि पहले से ही क्या था, ड्रॉट था, सूखा था और जो इनकम थी वो नहीं थी। तो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में ये इशू देखने को मिला और यहाँ पर भी जो गांधी जी थे वो अपने सत्याग्रह से जो सामने वाला है उसको कन्विंस कर पाए। तो हम ये देखेंगे कि जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा है वहां से गांधी जी के सत्याग्रह से क्या मिला। सो गांधी जी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द पीपल द एफिकेसी ऑफ दिस टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले तो ये जो टेक्निक थी सत्याग्रह की, उसमें लोगों को बिलीव होने लगा कि हाँ ये टेक्निक काम कर सकती है। और सेकंड चीज जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत काम आई कि ही फाउंड हिज फीट अमंग द मासेस, कि जो मासेस था, जो लोग थे, जो सभी लोग थे, वो उनका गांधी जी में बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसके साथ साथ गांधी जी समझ पाए कि जो मासेस हैं, जो भीड़ है, उसकी जो स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। फाइन। और उनको सारी ही जगह से, स्पेशली यूथ से बहुत रिस्पेक्ट और जो कमिटमेंट है वो मिलने लगा। तो ये सभी जो फायदे हैं, ये चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की जो मॉरल विन है उसके बाद ही ये जो सारे फायदे हैं वो हो पाए। सो वी विल टॉक अबाउट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ओके, तो रॉलेट एक्ट आपको पता ही है, ये हमने कर ही लिया था। अब जो सत्याग्रह था इसके अगेंस्ट हुआ था। ओके, तो गांधी जी ने क्या करा, एक सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की और उसमें क्या किया कि जो होम रूल लीग के जो मेंबर्स हैं उनको उसमें कलेक्ट किया। ओके, सो हैविंग सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट फेल, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट थे वो जब फेल हो चुके थे कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है वो हमें नहीं दिख रही थी और जो ब्रिटिशर्स हैं वो कोई भी जो है रिमेडीज देने को तैयार नहीं थे, तो उसके बाद गांधी जी ने फैसला किया कि वो क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट फाइनली चूजन इंक्लूड ऑब्जर्वेंस ऑफ ए नेशन वाइड हड़ताल, कि जो तरीका है सत्याग्रह का वो क्या यूज किया गया, एक तो नेशन वाइड हड़ताल की गई, स्ट्राइक की गई, जिसमें फास्टिंग थी, प्रेयर थी, सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का साथ ना देना, ये सब चीजें थी, ठीक है, कि जेल जाना और ये सब उन्होंने किया। तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। अब जो पहले जो आपके प्रोटेस्ट होते थे और जो अब होते थे, इनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले ये हम बात कर रहे हैं। तो एक तो डायरेक्शन जो था मासेस को वो मिला गांधी जी के आने से। ओके, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट टर्न टू द मासेस परमानेंटली, कि जो मासेस था, जो लोअर स्ट्रेटा था सोसाइटी का, उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई। उसको उसकी जो प्रोटेस्ट में, उसकी जो मूवमेंट में भूमिका है वो काफी प्रोमिनेंट होने लगी। Satyagraha was to be launched on 6th April 1919, but even before that there was large-scale violent anti-British demonstration in Calcutta, Bombay, Delhi and Ahmedabad। कि जो सत्याग्रह है, ओके, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह है वो 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च होना था, बट उससे पहले ही जो एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन है वो कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद आदि में स्टार्ट हो गई, जो बड़े बड़े शहर थे। Especially in Punjab, the situation had become very explosive due to wartime repression, procurement and ravage of diseases। कि जो सबसे ज्यादा जो कंडीशन थी वो सबसे ज्यादा कहां पर खराब हुई, वो सबसे ज्यादा कंडीशन जो खराब हुई वो आपकी हुई पंजाब में। इसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर की। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसकी क्या डेट है, जो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग कांड की स्टोरी आप सभी को पता ही होगी कि क्या हुआ था। बेसिकली कि बैसाखी के दिन जो आसपास के विलेज के लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए थे। किस लिए इकट्ठे हुए थे कि जो उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था। कौन कौन से लीडर्स को? दो मेन लीडर हैं, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। तो ये दोनों जो थे, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया था। और जिस वो बाग में, जलियांवाला बाग जो ग्राउंड था, वहां पर जब वो लोग इकट्ठे हुए थे
तब उन पर क्या गोलियां चलाई गई। तो ये बेसिकली जलियांवाला बाग कांड नाम से हम इसको जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। द आर्मी सराउंडेड द एयरिंग अनमोर ऑर्डर्स फ्रॉम जनरल डायर। तो ऑर्डर किसने दिए थे? जनरल डायर ने दिए थे। एंड ब्लॉक द ओनली एग्जिट पॉइंट, और जो एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक कर दिया गया ताकि जो लोग हैं वो वहां से ना भाग पाए। और उसके बाद जो क्राउड थी उस पर क्या किया गया? उस पर फायर कर दिया गया। और जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग अराउंड 1000 लोग इसमें मारे गए थे। बट जो नंबर है वो क्या है, थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और वो जो भी रिकॉर्ड थे वो किस पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे? ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे। तो हम ये मान सकते हैं कि 1000 से बहुत ज्यादा उसमें किलिंग हुई होंगी। ओके, अब एक जो इवेंट जो हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो उपाधि थी, ओके, जो अपने नाइटहुड था उसको क्या कर दिया? रिनाउंस कर दिया, उसको त्याग दिया। एंड नेक्स्ट इज खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। की जो खिलाफत मूवमेंट है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। तो ये जो दो मूवमेंट हैं, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आई आपकी 1919 से 1922। अब बेसिकली हुआ क्या, ये वैसे तो ये जो दोनों ही मूवमेंट हैं, इनका जो आप कह सकते हैं कि जो जहां से ये इमर्ज हुई हैं, वो जो पॉइंट है, इमर्जिंग जो पॉइंट है, वो दोनों का क्या है? डिफरेंट है। पर ये आगे जाकर दोनों एक में ही, ये दोनों ही मूवमेंट एक में मर्ज हो गई। सो द खिलाफत इशू वाज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडियन पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लिंक नहीं था। क्यों? क्योंकि ये हुआ क्या था कि जो टर्की के खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया गया था। तो इस कारण जो मुस्लिम्स हैं वो आपके ऑल इंडिया लेवल पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स हैं वो नाराज थे, किससे? ब्रिटिशर्स से। और वही चीज हमें कहां पे देखने को मिली? इंडिया में देखने को भी वही चीज हमें मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हंटर कमीशन की हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। हंटर कमीशन किस लिए था? कि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ है उसको बेसिकली उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो था हंटर कमीशन बिठाया गया था। एंड हंटर कमीशन ऑन द पंजाब एट्रोसिटीज, ये किस लिए हंटर कमीशन था? जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसको एनालाइज करने के लिए। प्रूव टू बी एन आई वॉश, कि वो एक धोखा साबित हुआ, वो एक ब्रिटिशर्स की ट्रिक साबित हुई। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें पढ़ी जिसमें मेन क्या क्या था? जलियांवाला बाग और आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। दोस्तों आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 70 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। एक बार टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा, उसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं अगर आपने पहले एग्जाम दिया होगा। देखिए आरपीएफ एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। आप टेस्ट एंड तक लगाइए। 70 में से आप कितने सही कर पाते हैं, कितने आपको आंसर पता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज़ इस टेस्ट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो, साथ ही साथ रीजनिंग मैथ की वीडियो भी आपको मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। इससे पहले आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा टेस्ट को, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। ABCD में से कौन सा राइट रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए।
तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको जो टाइम दिया जाता है इसमें आंसर देने की जरूर कोशिश किया करें, चाहे भले ही गलत दो बट आंसर जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी से बताइए, आई होप कि आपको इसका आंसर पता हो। तो 6 का राइट आंसर देखिए बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो बिल्कुल से यहाँ पे 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो 8 का सही उत्तर आपका बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है ऑप्शन, और सी ऑप्शन भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो दोस्तों 12वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये आपका बिल्कुल सही गुप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ये भी हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो बिल्कुल सही है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो 17 का देखिए राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंत किसने जीता? सॉरी, 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और टेस्ट को पूरा एंड तक लगाने की ही कोशिश करिएगा, जब भी फ्री हो तब लगाया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो 21वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 23, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? देखिए ये क्वेश्चन भी हजारों बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जी बिल्कुल सही, अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो बिल्कुल सही है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26, शाहनामा के रचयिता हैं? तो 26 का जो राइट आंसर रहेगा
वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों सारे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई? तो यहाँ पे 27वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो यहाँ पे देखिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन। तो 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एकतादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो 30वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिजदा एवं पापोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी? ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो 33 का राइट आंसर भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दोस्तों अगर पसंद आ रहा है ना टेस्ट, मज़ा आ रहा है, तो लाइक तो बिल्कुल बनता है एक, तो लाइक जरूर करिएगा। तो बिल्कुल सही है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो बिल्कुल सही है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? 36 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? यानी कि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जजिया कर किस पे लगाया था, तो ब्राह्मणों पर ये पूछ लिया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन में बता दिया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 37,
तो बिल्कुल सही है, अगर आप 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? 38 है आपका। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो जो 39 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आई होप कि आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा होगा। बोर तो नहीं हुए ना अभी तक टेस्ट में? 70 क्वेश्चन है भाई, 40 समझिए हो गए आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? देखिए, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो देख लीजिए इस टेस्ट को। क्या पता इसमें से ही 5-6 क्वेश्चन मिल जाए, तो समझिए कितना हेल्पफुल रहेगा ये टेस्ट आपको। ठीक है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो देखिए, 40वें का राइट आंसर आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं अगर आप ऑप्शन ए को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो 41 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 42 का राइट आंसर बिल्कुल सही आप लगा रहे हैं अगर ऑप्शन सी का टिक लगा रहे हैं। 43। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुबो सुशोभित करते थे? तो बिल्कुल से है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। कृष्णा देव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्य किस भाषा का ग्रंथ है? तो बिल्कुल सही है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध विठल्य स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 46 का आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था?
तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 49 विशिष्टा द्वैत मत के प्रवर्तक हैं। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? तो आपका जो रहेगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 निम्न में से किस संत का संबंध जुल्हा जात से था? तो बिल्कुल सही है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 53 है दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो बिल्कुल सही है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? तो बिल्कुल सही, 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 55 साखी एवं शब्द रचनाएं किस संत की है? तो दोस्तों 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? देखिए ये भी पूछ जाता है कि कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 56 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? तो देखिए यहाँ पे 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो देखिए 58 अभी बहुत बार पूछा गया और अभी भी ये पूछा गया था आरपीएफ में भी। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर आप 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं। ठीक है। तो भाई देखिए 60 आपके क्वेश्चन समझ ही हो गए, 10 और बचे हैं तो इनको भी लगा लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे हैं। 60वें का राइट आंसर बताइए दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था?
तो यहाँ पे 60 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है और ये अभी पूछा गया था। शायद ये आप क्वेश्चन था कि सासाराम में किसका मकबरा स्थित है, तो शेरशाह यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैंने जो पेपर एनालिसिस किया था आरपीएफ एसआई का उसमें देखा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर रहेगा 62 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। 63, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अकबरनामा के रचनाकार थे? तो बिल्कुल सही है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर ने, क्वेश्चन नंबर 65, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? देखिए जहांगीर और जंजीर कुछ सेम सेम सा है, तो याद भी रखने के लिए आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो 67 का देखिए सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 68 है, किस मुगल शासक के शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो देखिए 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों अगर टेस्ट आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आऊँ आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन की, तो जल्दी से वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका स्कोर क्या रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए।